गेट ऑनलाइन। नीचे बैठ। ये लोगे दे दिया बुक दिखाओ के बुक्स दिखाओ। आपको साउंड क्लियर है बेटा? साउंड क्लियर है आपको? यस मैम। आज का बेटा एरिया लिखो, आज का एरिया लिखो। क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। एरिया लिखो बेटा आज का। There are various modes. There are various modes. There are various modes. हाँ बेटा अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी स्टार्ट किए बेटा, यहीं से स्टार्ट है। क्वेश्चन लिखिए। There are various modes से There क्वेश्चन are, बिल्कुल क्वेश्चन है ये। There are various modes under Indian Evidence Act to determine the relevancy of handwriting. To determine the relevancy of handwriting. Discuss those modes. Discuss those modes with special reference to statutory provisions and case laws. Statutory provisions and case laws under Indian Evidence Act. Under Indian Evidence Act. इसमें बेटा आपके 3 सेक्शन कवर होंगे, 45, 47, 73। 3 सेक्शंस का आप इसमें रेफरेंस देंगे, 45, 47, 73। 45, 47, 73 और तीनों में अलग अलग तरीके हैं। बेटा आप पहले लिख लीजिए एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन as to identity of handwriting. क्वेश्चन है या हेडिंग है? अब तो हम फर्स्ट इसका डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जो डिफरेंट मोड्स है ना, तो जो हमारे एविडेंस एक्ट में डिफरेंट प्रोविजंस है हम उसको रेफर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन तो ओवर हो चुका है बेटा। सौरभ, जब हमने कहा है
डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अब इसका हम कर रहे हैं, उसमें आना क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा एक्सपर्ट ओपिनियन एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सेक्शन 45, सेक्शन 45, सेक्शन 45। सेकंड लिखिए ओपिनियन ऑफ एनी एक्वेंटेड पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है। ओपिनियन ऑफ एनी एक्वेंटेड पर्सन, ये है आपका सेक्शन 47। ओपिनियन ऑफ एनी एक्वेंटेड पर्सन, सेक्शन 47। थर्ड लिखिए कंपैरिजन बाय कोर्ट, कंपैरिजन बाय कोर्ट, सेक्शन 73। कंपैरिजन बाय कोर्ट, सेक्शन 73। क्योंकि 45 में हम उसके ब्रॉडर एस्पेक्ट कर चुके हैं, तो अगर वो हम कह रहे हैं ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, तो वो एक्सपर्ट होना चाहिए हु इज हैविंग नॉलेज इन दैट एरिया। और उसके बाद आपने उसका डिस्कस कर देना है कि उसका जो ओपिनियन की क्या रेलेवेंसी है और उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। तो उसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा अगर वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, he has to present the material on the basis of which he has formed his opinion, otherwise his opinion will not be of any relevancy। और इसके बावजूद क्योंकि ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन है, that is not binding on the court, कोर्ट की भी मर्जी है कि वो ओपिनियन को कंसिडर करे भी या नहीं करे, टोटलिटी में रिजेक्ट कर दे। तो इस बैकग्राउंड में फिर आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट लिखिए सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं ओपिनियन ऑफ द एक्वेंटेड पर्सन। सौरभ सेक्शन 47 रीड करो बेटा, सेक्शन 47 रीड करो। Opinion as to handwriting when relevant. बेटा इससे When पहले the court, एक मिनट, सेक्शन 45 की इलस्ट्रेशंस रीड करो। हमने सेक्शन 45 की इलस्ट्रेशंस नहीं की, सेक्शन 45 की इलस्ट्रेशंस को रेफर करो। 45A की illustrations वो उसके अमेंडमेंट के बाद उसमें ऐड हुआ है, 45 के नीचे नहीं है। 45 के नीचे तो सिर्फ कमेंट्स हैं। आप फिर 45A रीड करो पहले, आप 45A रीड करो। Opinion of examiner of electronic evidence. जब ये बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, उसके बाद क्योंकि एक्सपर्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जहां पर भी रेलेवेंट होता था, उन्होंने वहां पर उसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का अलग से प्रोविजन बना दिए, चाहे वो रेलेवेंसी का चैप्टर था, चाहे वो सेकेंडरी एविडेंस के बाद बनाया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, तो हर जगह उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का अलग प्रोविजन बना दिया। बेटा रीड कर 45 है। When in a proceeding, the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form, the opinion of the examiner of electronic evidence referred to in section 79A of the Information Technology Act 2000 is a relevant fact. Explanation. For the purpose of this section, examiner of electronic evidence shall be an expert. बेटा ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको भी हम एक्सपर्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको भी हम एक्सपर्ट कहते हैं। बेटा 45 के कमेंट्स रीड करना, इसमें दयाल सिंह का केस भी रेफर है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप एक बार ये कमेंट्स रीड करो सेक्शन 45 के। Medical science opinion of expert. Yes. For the purpose of arriving at a decision on the basis of the opinions of experts, the court must take into consideration the difference between an expert witness and an ordinary witness. बेटा ये कल आपने, यस एक मिनट सौरभ,
आपने सोनम कल आपने ना क्वेश्चन पूछा था बेटा, जिसमें एक्सपर्ट विटनेस और ऑर्डिनरी विटनेस का पूछा गया था. ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द जजमेंट ऑफ माले कुमार गांगुली वर्सेस सुकुमार मुखर्जी. पर अगर आपको जजमेंट नहीं भी पता, आप इसको कॉन्सेप्चुअल लेवल से बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. रेदर आपके पास जजमेंट से ज्यादा डाटा है इसमें देने के लिए. तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर उसमें लिखा भी हुआ है विद स्पेशल रेफरेंस टू केस लॉज, केस लॉ अगर आपको नहीं भी पता, आपने अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है जो भी आपको कंसेप्चुअल लेवल पर आता है. ठीक है, प्लीज. यस, रीड कर बेटा. अब रीड करो सौरभ. The opinion must be based on a person having special skill or knowledge in medical science. It could be admitted or denied. Whether such are evidence could be admitted or how much weight should be given thereto lies within the domain of the court. The Yes. evidence of an expert should, however, be interpreted like any other evidence. यस, ये मलय कुमार गांगुली वर्सेस सुकुमार मुखर्जी. जब हम मंडे को हम केसेस को डिस्कस करेंगे, वी विल आल्सो रेफर टू दिस केस, बिकॉज इतना करना इसमें काफी नहीं है. हमें और भी एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा कि और कौन से एस्पेक्ट्स हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के जो यहाँ पर कवर होते हैं. दयाल सिंह का केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आप एक बार इसको रीड कर दो बेटा. The purpose of expert evidence and its effect. The purpose of an expert opinion is primarily to assist the court in arriving at a final conclusion. Such report is not binding upon the court if the eyewitnesses' evidence and other prosecution evidence are trustworthy, have credence, and are consistent with the eye version given by the eyewitnesses. The court will well within its jurisdiction to disregard the expert's opinion. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब बेटा इलस्ट्रेशंस रीड कर सेक्शन 45 की. The question is whether the death of A was caused by poison. The opinion of expert as to symptoms produced by the poison by which A is supposed to have died are relevant. इसमें बेटा अंडरलाइन कर लो, सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय पॉइजन, सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय पॉइजन, बिकॉज ये भी एक साइंस है. हर एक पॉइजन के कंज्यूम करने का इफेक्ट अलग होता है. तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइजन किसी ने कंज्यूम की है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होना है, उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट होता है, ये सब कुछ होता है. तो वहां पर जो वो सिम्टम्स को देखकर एक्सपर्ट का ओपिनियन रेलेवेंट है कि कौन सा पॉइजन कंज्यूम किया होगा, या कितने टाइम के बाद डेथ हुई है, डेथ किस टाइम पे हुई है, और पॉइजन स्पेसिफिक किस नेचर का है जिसका ह्यूमन बॉडी पर ये इफेक्ट है. तो जो सिम्टम्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन, दैट इज वेरी मच रेलेवेंट, और वो एक्सपर्ट इसके बारे में बताएगा. हम क्यों कहते हैं कि ये थर्ड पर्सन का ओपिनियन है? बिकॉज एक्सपर्ट इज नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस. वो बिल्कुल स्ट्रेंजर है जो मेन अकरेंस हुई है, बट इवन देन कोई लॉजिकली कनेक्टिविटी नहीं है. हमने उसको लीगली रेलेवेंट डिक्लेयर किया हुआ है अंडर सेक्शन 45, क्योंकि कोर्ट भी इस बात से वाकिफ है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एक्सपर्ट उसको कैश ना कर पाए. वाई? बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस. और यही कारण है थर्ड पर्सन का ओपिनियन, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट. इसकी कितनी एविडेंशियरी वैल्यू है, दैट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस. बेटा नेक्स्ट रीड कर बी. The question is whether A, at the time of doing a certain act, was by the reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act, or that he was doing what was either wrong or contrary to law. The कौन सा opinion of प्रोविजन है बेटा? expert. ये किस प्रोविजन की बात कर रहे हैं? जनरल डिफेंसेस की बात कर, बिल्कुल ठीक है बेटा. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. यस, सेक्शन 84 की बात कर रही है. सेक्शन 84 की बात कर रहे हैं. इसमें मेडिकल एक्सपर्ट, हाँ जी, क्या मेडिकल एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो कंक्लूसिव होगा? बताओ बेटा, ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं हमने उस एरिया उसके अंडर. क्या मेडिकल जो एक्सपर्ट है उसका ओपिनियन कंक्लूसिव होगा सेक्शन 84 के अंडर?
मैम इसके अंदर हम ये देखते हैं कि लीगली वो है कि नहीं है, मेडिकल से ज्यादा मैम इसमें हम यस, लीगल ये अनसाउंडनेस बहुत देखते हैं। इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी के पैरामीटर्स में फर्क है। अ पर्सन मे बी मेडिकली मेंटली अनफिट बट ही मे बी लीगली परफेक्टली फिट। तो वो चाहे आपका हिंदू मैरिज एक्ट है चाहे यहाँ है, तो लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी के पैरामीटर्स वेरी करते हैं। और यही कारण है यहाँ पर जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट बट दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। रीड कर सौरभ, रीड करना बी द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। The opinion of experts upon the question whether the symptoms exhibited by A commonly show unsoundness of mind and whether such soundness of mind usually renders person incapable of knowing the nature of the act which they do or of knowing that what they do is either wrong or contrary to law are relevant. यस, बिकॉज हम अपने क्रिमिनल लॉ में हमने प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस तो लिए, साथ में हमने प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी भी ली है। एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेम। तो अगर कोई इंसेन है तो बर्डन उस आदमी पर शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज दैट इज अ फैक्ट जो कि उसकी पर्टिकुलर नॉलेज में है। तो वो प्रूव करने का बर्डन डिफेंस पर होगा। प्रोसिक्यूशन ने अगर केस प्रूव कर दिया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसके बाद अगर कोई फैक्ट है विच इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड, बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि 105 कहता है कोर्ट शैल प्रिज्यूम एब्सेंस ऑफ दीज डिफेंसेस। बेटा सी रीड कर। The question is whether a certain document was written by A. Another document is produced which is proved or admitted to have been written by A. The opinion of expert on the question whether the two documents were written by the same person or by different persons are relevant. यस, आगे रीड कर बेटा। Comments. बिल्कुल Conflict बिल्कुल। conflict of opinion of experts. When there is a conflict of opinion between the experts, the court is competent to form its own opinion with regard to signature on a document. Expert opinion admissibility. Requirement of expert evidence about the test firing to find out whether the double barrel gun is in working condition or not necessary. यस, The आगे। question of a doctor conducting a post-mortem without producing any authority in support of his opinion is insignificant, insufficient इनसफिशिएंट to grant, insufficient to grant conviction कन्विक्शन। to an accused. यस, Opinion to be received with great caution. The यस, आगे। opinion of a handwriting expert given in evidence is no less fallible than any other expert opinion adduced in evidence, with the result that such evidence has to be received with great caution. यस, अब आपका बेटा आप सेक्शन 47 रीड करो। सेक्शन 47 रीड करो। Opinion as to handwriting when relevant. When the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the इसको opinion अंडरलाइन of कर लो। any person जो ओपिनियन है वो किसके लिए? एनी डॉक्यूमेंट रिटन और साइंड, रिटन और साइंड। आगे। the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it was supposed to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact. यस, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सप्लेनेशन आपकी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमने कहा है एक्वेंटेड पर्सन, हम किसको कहेंगे कि दैट अ पर्सन इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग? इसमें 3-4 पैरामीटर्स हैं व्हेन अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड। प्लीज आप नोटबुक में लिखिए, नोटबुक में लिखिए। अंडर सेक्शन 47, अंडर सेक्शन 47 the opinion of any person, the opinion of any person acquainted
with the handwriting of the person by whom it is supposed or not to be supposed to be written or signed has been declared Ma'am, with the handwriting of person by whom it is supposed or not to be supposed. हो सकता है लिखा भी हो सकता है नहीं भी लिखा हो, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. Supposed or not to be supposed to be written or signed has been declared as one of the relevant fact, has been declared as one of the relevant fact under section 47. Under section 47, this section also laid down parameters to determine when a person is said to be acquainted with the handwriting of another person. Points लिखिए फर्स्ट. सौरभ बेरेक्ट रीड करो, एक्सप्लेनेशन रीड करना, उसी में हम मार्क कर लेंगे. आप बाद में अपनी कॉपी पे पेन डाउन कर लेना. बेटा रीड कर एक्सप्लेनेशन. A person is acquainted with the handwriting of another person when he was seen. First. He has seen. Yes, ये फर्स्ट पॉइंट है. When he has seen that person write. When he has seen that person write, ये फर्स्ट पॉइंट है. और के बाद सेकंड पॉइंट है. रीड कर बेटा आगे. When He has received documents purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that person, or yes, when बेटा in जो the आपका सेकंड है, कल आपने ना एक प्रेपोजिशन पूछा था. प्रेपोजिशन में क्या था कि किसी का स्टेनो है, वो उसमें थे, कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन में थे, लेटर वो रिसीव कर रहा था या वो लिख रहा था, तो वो सेकंड और थर्ड में अप्लाई कर जाएगा, बिकॉज थर्ड एक ब्रॉडर प्रोविजन है, तो वो उसमें भी फॉल कर जाएगा. तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही याद ध्यान में रखने हैं कभी भी आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के साथ डील कर रहे हैं. बेटा आगे थर्ड रीड कर. और के बाद थर्ड है or when in the ordinary course of business the documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him. अंडरलाइन करो. सेकंड में अंडरलाइन करो रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स. सेकंड में अंडरलाइन करो रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स. सेकंड में अंडरलाइन करो रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स. थर्ड में अंडरलाइन करो in the ordinary course of business. In the ordinary course of business, habitually submitted to him. Habitually submitted to him. In the ordinary course of business, habitually submitted to him. अब आपने अगर डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन से अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अटेस्ट कराना है,
तो क्या वो सीधा स्टाफ रूम में आप सीधा चेयरपर्सन के रूम में चले जाते हो टेस्ट कराने? काव्या, ये आप बताओ बेटा, अगर यूएलएस के चेयरपर्सन से कोई डॉक्यूमेंट टेस्ट कराना है तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है? मैम पहले क्लरिकल स्टाफ को बोलना पड़ता है, फिर आगे बात करते हैं, फिर मतलब जा सकते हैं, वो पहले खुद एनालाइज करते हैं। ओके, ये ठीक है बेटा। पहले आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, वो सारों का कंपैरिजन करते हैं, वो फिर जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है वो उसमें नीचे नोटिंग लिख देता है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, और उसके बाद अपने सिग्नेचर कर देता है। उसके बाद आप नहीं जाते, द पर्सन कंसर्न जिसकी ड्यूटी है, जो पियोन है, वो अंदर चेयरपर्सन के पास जाता है, वो अटेस्ट कर आपको हैंड ओवर कर देता है। हाँ जी, अब जो क्लेरिकल स्टाफ का आदमी है, जो भी वो सिग्नेचर कर रहा है, वो जाकर किसको हैबिचुअली सबमिट हो रहे हैं? यस, चेयरपर्सन को। या फिर अब फॉर एग्जाम्पल, अब आपने कोई स्टेनो रखा हुआ है, जब स्टेनो को आप अपना उसका वो दे रहे हैं, राइटिंग दे रहे हैं, तो वो आप उसके वो स्टेनो आपके सामने डेली उसको लिख रहा है और आप डेली उसकी हैंडराइटिंग देख रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदमी है जिसको हम डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली सबमिट कर रहे हैं डेली, तो वो उसका जो ओपिनियन है दैट विल आल्सो बी रेलेवेंट, दैट विल आल्सो बी रेलेवेंट। तो जब हमने एक्वेंटेड पर्सन की बात की है, एक्वेंटेड पर्सन में या तो उसने देखा हो उसको लिखते हुए, या फिर वो डॉक्यूमेंट को रिसीव कर रहा है, कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है जिसमें वो खुद लिखा है या उसके अथॉरिटी के अंदर किसी लिखा गया है और उसको एड्रेस किया गया है, या फिर थर्ड है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स हैबिचुअली उस आदमी को सबमिट किए जा रहे हैं, तो वो भी। अब फॉर एग्जांपल, अब जो स्टूडेंट्स हैं, आपका 20 मार्क्स का प्रेजेंटेशन होता है, आपका 20 मार्क्स का प्रेजेंटेशन होता है, आप हैबिचुअली इसको सबमिट करते हैं। ये आपका लॉ में पेपर तो 80 का होता था या 100 का ही हो गया आपका? हमारा 60 का होता है। 80 का होता है। तो आप कुछ उसमें प्रेजेंटेशन के मार्क्स है, जिसमें फाइल, हैंड रिटन फाइल भी होती है, प्रेजेंटेशन भी होती है, और मार्क्स उसमें डिवाइडेड होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, जब आप अपना फाइल सबमिट करते हैं तो वो क्या किसी को भी जाकर सबमिट कर देते हैं? कंसर्न टीचर को। हाँ, उसी सब्जेक्ट कंसर्न टीचर को। यस, कंसर्न जो टीचर भी को। कंसर्न टीचर है आप उसे सबमिट कर रहे हैं। तो अगर एक टीचर आपको 3 साल तक पढ़ा रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स, that person will be acquainted with the handwriting. Why? Because in the ordinary course of business you have habitually submitted to him या to her your notebooks या your presentations, और उसके पास एक वैलिड रीजन है कि वो आपकी हैंडराइटिंग को पहचान सके। ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? यस मैम। सोनम, कल आपने जो क्वेश्चन पूछा था, आपके पास है अभी क्वेश्चंस? यस मैम है। बेटा उसमें ना वो आपके इलस्ट्रेशन से उठाया हुआ था, एक मर्चेंट वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन रीड कर बेटा। B is a merchant in Calcutta. A is a merchant in Bombay. B has written letters addressed to A and receives letters purporting to be written by A. C is B's clerk whose duty was to examine and file B's correspondence. B and C have never seen A write. Whether the opinion of B and C on the question whether the letter is in the handwriting of A is irrelevant. अब अगर आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आपके जुडिशरी का क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली आपके इलस्ट्रेशंस में से उठाया गया। अगर आप इस टाइम डायरेक्ट लेकर बैठे हैं,
This question has been directly taken from the illustration which is appended to section 47. सौरभ read कर बेटा, illustration read कर. The question is whether a given letter is underwriting of a merchant in London. Yes. B is a merchant in Calcutta who has written letters addressed to A and received letter purporting to be written by him. Yes. C is B's clerk, whose duty it was to examine and file B's correspondence. D is B's broker, to whom B habitually submitted the letters purporting to be written by A for the purpose of advising him thereon. The Yes. opinion of B, C, and D on the question whether the letter is in the handwriting of A are relevant, though neither B, C, or D ever saw A write. Yes. इसमें बेटा कुछ phrases underline करो, कुछ phrases underline करो, जो कि पहले underline करो received letters, addressed to A and received letters. Received letters क्यों important है? क्योंकि हमने जो इसका second point किया है ना, when he has received documents purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that person. तो इसमें underline कर लो received letters, ये आपके second point में cover होता है. उसके बाद आप underline करो habitually submitted. Habitually submitted ये आपके third से लिया गया है. In the ordinary course of business, documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him. तो बेटा habitually submitted को underline कर लो. जब आपने आंसर करने इस क्वेश्चन का, you should explain elaborately section 47 और सेक्शन से ज्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसने 3 फ्रेजेस को लेट डाउन किए, चाहे वो इकट्ठे हैं पर हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया है 3 केसेस को, जहां पर हम कहेंगे when a person is acquainted with the handwriting of another person, या तो उसने खुद देखा है उसको लिखते हुए, या फिर उसने डॉक्यूमेंट रिसीव किए हैं, या फिर थर्ड डॉक्यूमेंट्स हैबिचुअली उस आदमी को सबमिट होते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो आपने सारे सेक्शन को एक्सप्लेन कर कर यू विल कोरिलेट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस और उसके बाद आपका कंक्लूजन होगा. ठीक है प्लीज. अब कुछ पूछना है तो पूछो बेटा, अब कुछ पूछना है तो पूछो. जो आपने सेक्शन 47 में लिखे है, सौरभ एक बार रीड करना, सेक्शन 47 के अंदर आपने क्या लिखे है, एक बार रीड करना प्लीज. Yes, ma'am. Yes. Under section 47, the opinion of any person acquainted with the handwriting of person by whom it is supposed or not supposed to be written or signed has been declared as one of the relevant facts under section 47. Under section 47, this section also laid down the parameters to determine when a person is said to be acquainted with the handwriting of another person. तो बेटा आप First, इसमें, ma'am, हाँ यस, हाँ बेटा हाँ. बोल बोल कंटिन्यूएशन. when he has seen that person write. Second, Yes. when he has received document purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that person. Third, when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him. तो आपने इसको देखकर फिर आपने इसको कोरिलेट करना है विद द फैक्ट्स ऑफ द केस. यहाँ पर आपके इलस्ट्रेशन में कोई कोरिलेशन नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये बता दिया ओपिनियन ऑफ बीसीडी ऑन द क्वेश्चन इज रेलेवेंट दो दे हैव नेवर सॉ ए राइट. जो सीन है ए राइट वो तो आपका फर्स्ट पॉइंट में कवर होता है. दिस केस इज कवर्ड अंडर सेकंड एंड थर्ड केस, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है हाउ दैट इज कवर्ड. तो आपको लिखना पड़ेगा इन द प्रेजेंट केस जो बी है, B has received the documents purporting to be written by A in answer to the documents written by himself, and moreover
in the ordinary course of business, those documents, they were habitually submitted to D, therefore opinion of B, C, D तीनों की ही relevant हो जाती है. ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज. यस मैम. तो बेटा आपका इम्पोर्टेंट, मैं आपको इसलिए ये इलस्ट्रेशन बार बार कह रही हूँ बिकॉज आपको नहीं पता, क्या पता एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट इलस्ट्रेशन आ जाए, कोई नाम चेंज किया हुआ है या आपने ABC की जगह उन्होंने अपने नाम ऐड कर दिए हैं, पर कंसेप्ट सेम रहेगा. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका होल्ड होना चाहिए इलस्ट्रेशंस के ऊपर. इससे आपको बेरेक्ट में भी क्लैरिटी आती है और आपको एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. बेटा सेक्शन 73 निकालो, इसके बाद सेक्शन 73 निकालो, सेक्शन 73 निकालो. यस, बोलो दीपिंदर, बोलो दीपिंदर. आपका ना साउंड, आपका साउंड ना वेवी है बेटा. या तो आप किसी, या तो ग्रुप में सेंड कर दो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो. जो भी आपकी क्वेरी है या तो आप ग्रुप में सेंड कर दो, मैं अभी देखकर उसको आंसर कर दूंगी, या ये बेटर है ग्रुप में बोलकर भेज दो, वो जल्दी मिल जाता है. तो किसी भी तरह वो देख लो, सब बच्चे सुन भी लेंगे. भेज रहे हो बेटा आप? दीपिंदर आप अपनी क्वेरी भेज रहे हैं बेटा, ग्रुप में भेज रहे हो आप? यस मैम, वो भेज रहे हैं. ओके ओके, यस. ओके बेटा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है whether modes under section 47 whether they are illustrative or whether they are exhaustive. एक बार बेटा फिर से हम सेक्शन को रेफर करेंगे इसके लिए, एक मिनट से. दीपिंदर आपने जो क्वेश्चन पूछा, अब इस केस में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया है वो डेफिनेशन वहीं तक लिमिटेड है. आप इसमें अपना फोर्थ क्लॉज ऐड नहीं कर सकते. आपने पूछा है या इलस्ट्रेटिव है या एग्जॉस्टिव है. अगर कोई फ्रेज आपके सेक्शन में डिफाइंड है, आपने उसको वहीं तक लिमिट रखना है, आप उसको आगे अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते. और इसमें जो इलस्ट्रेटिव होता है कि इसमें उन्होंने शो कर दिया कि क्या है, बाकी ऐसे केसेस कवर हो जाएंगे. ऐसा नहीं, जो उन्होंने लिखा है दैट इज फुल एंड फाइनल, और इसके लिए जो उन्होंने कंडीशंस लिखी हैं अगर वो फुलफिल होगा तो सेक्शन अप्लाई करेगा, अदरवाइज सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा. तो आप जब आपने कहा एग्जॉस्टिव, बेटा एग्जॉस्टिव जो लॉ ने लिख दिया, अनलेस अनटिल लॉ कह रहे हैं कि जस्टिम जनरस का अगर वहां पर अप्लाई करते हैं डॉक्ट्रिन कि ऑफ द लाइक नेचर के ऐसे केसेस इसमें कवर हो जाएंगे. पर हमने कहा है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का ऐसा चैप्टर है कि जो सेक्शन में लिखा है उसके बाहर हम नहीं जाते. ये स्ट्रिक्ट चैप्टर है जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का है. जो सेक्शन ने लिखा है उसके बाहर हम नहीं जाते. इसमें डिफाइन किया हुआ है एक्वेंटेड पर्सन हम किसको कहते हैं, तो 3 ही केसेस हैं, 3 ही रहेंगे, तो हम उसके बाहर नहीं जा सकते. तो इलस्ट्रेटिव नहीं, दीज आर एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव है बेटा, अगर 3 में फॉल कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएंगे, अगर नहीं है तो एक्सपर्ट है तो 45 में जाएगा, अगर कंपैरिजन है तो आपका फिर वहां पर 73 में जाएगा. और मोर ओवर जब हम इसको ये करेंगे यहाँ पर आपका साथ में हम 67 को भी करेंगे, साथ में हम 67 को भी करेंगे. वहां पर भी लिखा है कि अगर प्रूफ करना है हैंडराइटिंग या सिग्नेचर को तो उसमें क्या होना चाहिए. तो यहाँ पर हम इसको एग्जॉस्टिव बोलेंगे बेटा. डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है. और इसको ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप प्लीज अपना, जब हम किसी चीज को कहते हैं कि वो इलस्ट्रेटिव है, इलस्ट्रेटिव है, इलस्ट्रेटिव का
अगर हम नॉर्मल उसमें मीनिंग लें तो इलस्ट्रेटिव का मतलब है कि आपको एक चीज दिखा दी है, बाकी आप इसके अकॉर्डिंग देख लेना। इसका मतलब सिर्फ सर्विंग एज एन एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन नहीं। ये कोई एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन बिल्कुल है, एक्सप्लेनेशन तो है, पर जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज एग्जॉस्टिव, दैट इज एग्जॉस्टिव, दैट इज एग्जॉस्टिव जो उसने